चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो है इन्वायरमेंट्स में। हेलो। अब जब कहेंगे तभी बोलना, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक, तो आपका सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं। आपका इन्वायरमेंट में जो टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अभी देखो इस समय क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर क्या है, अपने आप धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। अभी देखो पहले से ज्यादा आजकल गर्मी पड़ रही है ना। वो सब उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रेजुअल, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है ना। उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जा रहा है। अर्थ का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब होता है इकट्ठा हो रहा है, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। क्या? ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज जो है आपके इन्वायरमेंट में क्या हो रही है, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रही है। ठीक है, अब ये ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है, जैसे आपने यहाँ पे आपको देखा सबसे ज्यादा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल बढ़ने लगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कब बढ़ेगा? क्योंकि जब आप पेड़ बहुत ज्यादा काटोगे तो क्या होगा, पेड़ की संख्या कम होगी, तो आप जितना ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ोगे तो वो ऑक्सीजन जो अवशोषित हो रहा था पेड़ों के द्वारा वो सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सीएफसी हो गया, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आजकल रेफ्रिजरेटर, एसी, इन सारी चीजों से निकलती है ना, जो क्या करती है, हमारी जो ओजोन लेयर होती है उसको डैमेज कर देती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो जैसे जो नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए उससे ज्यादा हो जा रहा है। इस समय क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे पहले के कंपेरेटिवली इस समय ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर। अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेज। हमारे जो इन्वायरमेंट में है, वातावरण में बहुत सारे क्या हो रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेज इकट्ठा कर रही हैं। ठीक है, वो ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं, गर्मी को जो है अवशोषित करती हैं और आपके इन्वायरमेंट में रिलीज करती हैं। ठीक है, जैसे कैसे होता है ये, जैसे जो सूरज होता है वो क्या करता है, इमिट करता है। इमिट का मतलब छोड़ता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन। ठीक है, जो प्रकाश छोड़ता है, लाइट छोड़ता है सन, उसे वो रेडिएशन के फॉर्म में छोड़ता है। ठीक है, वो अर्थ तक पहुंचता है और अर्थ क्या करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो गर्म होता है। ठीक है, और जो अर्थ होता है उसे जो है अर्थ इमिट्स करता है हीट को एज इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है उसका। ग्लोबल वार्मिंग इतना जानते रहो, जो ग्रेजुअली आपके जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है ना। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो आपके इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो रही है ना। तो मेजर सोर्सेज कहाँ, ये ग्रीन हाउस गैसेज आखिरकार आती कहाँ से है? जैसे आपको देखा होगा, आपके जो है एनर्जी सेक्टर्स, जो बहुत बड़े बड़े जो है कोल बेस्ड पावर प्लांट होते हैं। कोल बेस्ड पावर प्लांट मतलब जो कोयले से चलने वाली माइंस होती है ना। कोल का मतलब क्या होता है, कोयला ना। वो जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जो क्या करती हैं, कोयले से चलती है ना। एनर्जी सेक्टर हो गए, वो जैसे बिजली उजली बनती है वो किससे बनती है, कोयले से बनती है। ठीक है, वो वहां पे जो है कोल बेस्ड, वहां पे क्या बहुत सारा क्या रिलीज होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे कार हो गई, ट्रक हो गई, ये सारी चीजें जब चलती हैं तब ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी चीजें रिलीज करती है। एग्रीकल्चर में जब देखो जो फील्ड होते हैं, जो कुछ भी चीजें जलाई जाती हैं गेहूं कटने के बाद, जो जलाई जाती हैं फील्ड में, और जो मवेशियों के द्वारा, ठीक है, उनसे क्या रिलीज होता है, मेथेन रिलीज होता है। ठीक है, और इंडस्ट्री में सीमेंट हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, वहां से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलती है ना। तो ये सारी देखो, ये सारी चीजें क्या है, इतना ज्यादा देखो आजकल क्या है, जहां पे देखो वहीं पे फैक्ट्री लगी हुई है। हमेशा कोयले का इतना ज्यादा यूज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, आपके इन्वायरमेंट में जाकर इकट्ठा होगा, और इन्वायरमेंट में इकट्ठा होने के बाद वो हीट को ट्रैप करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना। इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे ना। इसमें देखो जैसे गैसेस कौन कौन सी, जैसे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है, देखो देखो हमने बताया था कि जब किसी भी वर्ड के आगे डी लग जाए उसका मतलब क्या होता है, रिमूवल होता है। यानी कि डी मतलब रिमूवल कर देना, और फॉरेस्टेशन का मतलब फॉरेस्ट का। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों की कटाई करना। जब पेड़ पौधों की आप जितना ज्यादा कटाई करोगे, उससे उससे क्या होगा, उतना ज्यादा आपके इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। क्योंकि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं
उसको कौन लेता है? पेड़ पौधे लेते हैं। जिससे क्या होगा, अगर हम पौधे नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रहेगा? आपके इन्वायरमेंट में इकट्ठा होगा, और इन्वायरमेंट में इकट्ठा होगा तो ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब क्या करेंगे, हीट को ट्रैप करेंगे, और आपके इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करने लगेंगे, बढ़ाने लगेंगे। ठीक है, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, जो क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए इजी है लिखने का, आप जो है कौन कौन से सोर्स हैं, जैसे एनर्जी सोर्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एग्रीकल्चर मतलब कृषि हो गया, इंडस्ट्री हो गया, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों की कटाई। ठीक है, जैसे वनों की कटाई, वनों की कटाई को क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, वनों की कटाई को क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन। डी मतलब रिमूवल, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। ठीक है, अगर उसकी कटाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या रहेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो गैसेज जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो सोर्स क्या है, जैसे फॉसिल हो गया, फॉसिल मतलब जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म का मतलब देखो जो चीजें कभी मर, जैसे जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं, तो धीरे धीरे जब सड़ते हैं तो क्या होते हैं, वो गैसेज रिलीज करते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो गया, वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ये आपके जो ग्रीन हाउस गैसेज में मेन कंट्रीब्यूटर होता है। जैसे मेथेन हो गया, कैटल जो है, राइस फील्ड हो गया, जैसे जो गेहूं अनाज अनाज उगाया जाता है उसके बाद वहां पे जो जलाया जाता है, वहां से भी ये सारी गैसेज रिलीज होती हैं। मवेशी मतलब जब जलते हैं, सॉरी मवेशियों के जब जो है खत्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, उनसे भी ये गैसेज रिलीज होती हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं वो यहाँ पे इन्वायरमेंट में जाके जो है इफेक्ट डालती हैं। और सीएफसी, सीएफसी का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये रिलीज होती हैं जैसे रेफ्रिजरेटर से, रेफ्रिजरेटर और एसी। ठीक है, एसी हम लोग यूज करते हैं, वहां से क्या रिलीज होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होती है, गैस रिलीज होती है, जो क्या करती है, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको गर्म करती है। प्लस जो ओजोन, आपके इन्वायरमेंट में एक लेयर होती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो आपके, आपने पढ़ा होगा, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का काम करती है ना। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का काम किसका होता है, ओजोन लेयर का होता है। लेकिन इस समय क्या, ओजोन लेयर आपके इन्वायरमेंट की डैमेज हो गई है ना। और डैमेज क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितना ज्यादा यूज हो निकलेगा, उतना ज्यादा क्या होगी, ओजोन लेयर जो है आपकी जो है डैमेज होगी, और उतना ज्यादा पराबैंगनी किरणें, आपके अल्ट्रावायलेट किरणें आपके धरती पे आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतनी सारी गैसेज हैं जो क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। ठीक है, ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। पहला टॉपिक आपको इतना याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग अगर होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका जो देखो जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जो ग्लेशियर हैं, जो देखो ग्लेशियर का मतलब जो चट्टाने होती है, पहाड़ जो बर्फ की चट्टाने होती है, वो क्या होने लगेंगी, पिघलने लगेंगी। समुद्र का लेवल बढ़ने लगेगा। हीट वेव्स, हीट वेव्स का मतलब गर्म हवाएं चलेंगी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैसे हमारा सारी चीजें एकदम मैनेज हुई हैं आपके पूरे इन्वायरमेंट में, ये जीव कहाँ रहना है, ये सारी चीज जीव कहाँ रहना है, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका जो ग्लोबल वार्मिंग क्यों में क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे आपके इन्वायरमेंट का बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये क्या हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं आपके एटमॉस्फेयर में। ठीक है, वातावरण में जो है आपके जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है इकट्ठा हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेज कहाँ कहाँ से आती हैं, जैसे देखो हमने बताया एनर्जी सेक्टर से, आजकल जितनी फैक्ट्रियां हैं वहां पे क्या हो रही हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं। ठीक है, जो यहाँ पे कोयला जो है, कोयला पावर प्लांट होता है वहां से निकलती हैं। कार, बसें, ट्रक, ये सारी चीजें चल रही हैं, वहां से भी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। एग्रीकल्चर में जब कोई चीज जलाया जाता है और मवेशियों जब वो सारी चीजें मरते हैं तब भी ये मेथेन रिलीज होता है। ठीक है, ये सारी गैसेज हैं जो आपके इन्वायरमेंट में जाके इकट्ठा हो रही हैं आजकल, और उससे क्या हो रहा है, वो हीट को ट्रैप करती हैं, हीट को रोकती हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसे शायद वैश्विक तापता बोलते हैं हिंदी में। हम्म, समझ में आया ग्लोबल वार्मिंग, इतना हो जाएगा। अब इसमें आप लोग जो है आराम से बना के जो है बढ़िया से लिख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। जैसे यहाँ पे जो है हमने दिखाया एनर्जी सेक्टर में कोयल बेस्ड पावर प्लांट है, तब इसमें तुम लोग बना के लिख सकते हो कि जो आजकल
कोयला की फैक्ट्रियां, वहां से जो है बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, ट्रांसपोर्ट के समय बहुत सारे गैसेज रिलीज होते हैं ना। यहाँ पे जैसे राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, जैसे ग्लोबल टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे आप बढ़ा के जो है आगे लिख सकते हो। इससे क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ग्लोबल का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर मतलब जो बर्फ की चट्टानें हैं वो क्या हो रही हैं, पिघल रही है ना। समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। हीट वेव्स आ रही हैं, हीट वेव्स का मतलब जो गर्म हवाएं, देखो आजकल कितनी तेज गर्म हवाएं चल रही है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, हीट वेव्स बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, हीट वेव्स हैं। ठीक, ये आपका ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में इतना याद हो जाएगा, और बाकी इसमें जो है आप लोग बढ़ा के बना के बढ़िया से लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, अगला टॉपिक है आपका एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, ठीक है, देखो आपका जो बरसात होती है ना, बरसात होती है, वहां पे जो है, जो इस रेन स्नोफॉल, देखो जो बरसात होती है वहां पे क्या होता है, आपको जो इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे एसिड जब इकट्ठा होने लगते हैं ना, तो वो क्या होती है, जो देखो इसे एसिड रेन को हिंदी में बोलते हैं अम्लीय वर्षा। आपने अगर पढ़ा हो तो बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा क्या है, मतलब आसमान से क्या एसिड निकलेंगे। ये अम्लीय वर्षा में क्या होता है, जो एसिड रेन होता है वहां पे आपके जो इन्वायरमेंट में क्या होता है, बहुत सारे देखो जो पॉल्यूशन आजकल फैल रहे हैं ना, पॉल्यूशन की वजह से जैसे बहुत सारे, जैसे सल्फर वल्फर हो गया, ये सारी चीजें आपके, सल्फर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हमने बताया पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, आपके इन्वायरमेंट में सारी गैसें रहती है ना। ठीक है, ये सारी गैसें जो है ऑक्सीजन या वाटर के साथ मिलके ये लोग क्या बनाती हैं, एसिड का बनाती हैं। ठीक है, जैसे बादलों में है देखो, जैसे ऊपर गई, जैसे ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ये रिलीज हुआ, जैसे कोई कोयले की प्लांट है वहां से रिलीज हुआ, इंडस्ट्री से रिलीज हुआ, गाड़ियों से रिलीज हुआ, इंजन के जलने से, यहाँ कुल से रिलीज हुआ सल्फर डाइऑक्साइड ना। अभी इन्वायरमेंट में गया, इन्वायरमेंट में ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट किया, SO3 होता है, वाटर के साथ इसने क्या किया, रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, ये क्या बना लेगा, H2SO4, H2SO4 बना लेगा, एसिड बना लेगा इन्वायरमेंट में जाके। अब जब बरसात होगी, जो पानी की बूंदें होंगी, जो पानी की बूंदें होंगी, वो इस H2SO4 को अपने साथ लेके किस पे आएंगी, जमीन पे आएंगी ना। जमीन पे क्या होगा, जो पानी की ड्रॉप होंगी उसमें क्या होगा, एसिड प्रेजेंट होगा, वो अपने साथ क्या लेके आएंगी, एसिड को लेके आएंगी ना। जिससे क्या होगा, आपके देखो जब बरसात होगी तो वो वाटर के साथ क्या आएगा, आपके जो है एसिड्स आएंगे जमीन पे। ठीक है, जो क्या करेंगे आपको जो है, अगर आपके शरीर पे गिरे, पौधों पे गिरे, हर एक जगह पे जहां पे भी गिरेंगे वहां पे क्या करेंगे, वो हार्म पहुंचाएंगे। ठीक है, देखो एसिड रेन इज प्रेसिपिटेशन, जैसे रेन हो गया, स्नो हो गया, फॉग हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कौन कौन से, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, जिनका पीएच क्या होता है, लेस देन 5.6। ठीक है, 5.6 अगर नॉर्मल है, लेकिन जो एसिडिक रेन होता है उसमें ये 5.6 से कम हो जाता है, जैसे 5 आ गया। ठीक है, 5.6 ज्यादा एसिडिक है कि 5 एसिडिक है, बता सकता है कोई, 5 ज्यादा एसिडिक है, 5.6 ज्यादा एसिडिक है, हम्म, 5 ज्यादा एसिडिक है ना। देखो जो नॉर्मल रेन वाटर होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, हल्का एसिडिक होता है, बट पॉल्यूशन की वजह से आज क्या क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन जो है वो मोर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, जो रेन हो गई है वो मोर एसिडिक हो जाएगी है। ठीक है, जैसे उसका पीएच जो है क्या हो गया है, गिर गया है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, जैसे यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, यहाँ पे देखो सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट गैस, कहाँ से गैस से जाती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे कोल पावर प्लांट्स हो गया, कोल पावर प्लांट्स वही कोयले का जो प्लांट्स होते हैं ना, इंडस्ट्री हो गई, यहाँ कुल से हो गए, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जैसे गाड़ियां चल रही हैं, कंबसन इंजन चल रहे हैं, वहां से ये नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होंगे। देखो केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, देखो सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर मोनोऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड H2O से मिलके यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे HNO3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस तरह से क्या हो रहा है, एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है ना आपके इन्वायरमेंट में। अब ये एसिड जब फॉर्म होंगे
तो क्या होंगे, वाटर के साथ क्या होंगे आपके जमीन पे, ठीक है, अर्थ पे आके जो है वो फॉल करेंगे, ठीक है। और इस वाटर में क्या होगा, एसिड होगा, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। सोर्स याद कर लेना, कौन कौन से सोर्स है, कहाँ से आते हैं, केमिकल रिएक्शन में ऐसे देख लेना, बना लेना H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, ये सब ऐसे एसिड हैं जो कि क्या होते हैं, जो आपके जमीन पे आते हैं, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, एसिड रेन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो आपका जो प्लांट है, ठीक है, और फॉरेस्ट है, जो पत्तियां हैं, देखो एसिडिक होने की वजह से आपकी जो पत्तियां हैं, पौधों की पत्तियां क्या हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, ड्राई का मतलब सूख जाएंगी ना। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उनमें कम होने लगेगी, मतलब उतना एनर्जी नहीं बना पाएगा प्लांट। न्यूट्रिएंट्स जो होगा, जो मिट्टियों में जो उर्वरकता है, ठीक है, मिट्टियों में जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। ये सब बना के लिखने वाली चीज है आपके लिए। यहाँ पे प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्लांट की जो पत्तियां डैमेज हो जाएंगी, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, जो मिट्टी है वहां से क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएंगे, ठीक है, जो भी पेड़ पौधे होंगे सही से नहीं उगेंगे। मिट्टी पे देखो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो मिट्टी में सारे न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। सॉइल की देखो एसिड रेन होगा तो बहुत सारा एसिड जमीन पे आएगा, जिससे क्या होगा, सॉइल की एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब होता है उर्वरकता, ठीक है, जो भी चीजें पैदावार हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी ना, यानी कि पैदावार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी ना, ठीक है। सिंपल सी चीज है, ये सारी चीजें होंगी तो ह्यूमन के हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें बना के लिखना आपको। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से, आई में इरिटेशन होगा ना, ठीक। ये क्या था आपका जो है एसिड रेन था, ठीक है। ये इसमें जो है आप लोग जैसे इफेक्ट ऑन एसिड जो है प्लांट पे है, अब जैसे ऑन प्लांट एंड फॉरेस्ट, इसमें जैसे पॉइंट है, अब पॉइंट में आप लोग बढ़ा के लिख सकते हो कि जो है इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी, जिससे पौधे जो है एनर्जी नहीं बना पाएंगे ना। ये तो बना के आप लिख सकते हो इन सारी चीजों में, बस पॉइंट पॉइंट याद रखना है बस आपके लिए, ठीक है। ये जो है दो टॉपिक आपका ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये दोनों हो जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद दोनों याद कर लेना। उसके बाद जैसे अभी इसमें आता है क्लाइमेट चेंज जोन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज आएगा तो क्लाइमेट चेंज में यही ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग यही सारी चीजें लिख देना, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सारी चीजें बढ़ा के अपना लिख देना, ठीक है। ये सब जानते रहोगे तो हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। अगला है आपका जो है एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन आपको पता ही है कि जो आपके एयर है वहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे हार्मफुल सॉलिड, लिक्विड या गैसेज सबस्टेंस हैं जो कि एयर में क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेट होंगे, ठीक है। जैसे जो हवा है, हवा में क्या हो जाए हैं, कुछ हार्मफुल हार्मफुल सबस्टेंस हो गए, चाहे सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गए, ठीक है। आजकल देखो दिल्ली में सबसे ज्यादा दूषित एयर पोल्यूशन दिल्ली उल्ली में है ना, वहां की हवा में देखो कितने ज्यादा पोल्यूशन है, ठीक है। तो वो सारे पोल्यूशन जो है एयर में क्या हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं, एयर में जाके इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि इंजीरियस है। इंजीरियस का मतलब क्या होता है, नुकसानदायक, ठीक है, हार्मफुल, हार्मफुल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। अब जैसे सोर्स कहाँ कहाँ से जो है एयर पोल्यूशन हो सकता है, सिंपल सी चीज है, ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड में सबसे ज्यादा आपको देखा हो एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा ह्यूमन मेड से ही आएगा, सबसे ज्यादा आदमियों के द्वारा ही, इंसानों के द्वारा ही पोल्यूशन हो एयर का होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, कार्स हो गई, बस हो गया, ट्रक हो गया, जितनी ज्यादा कार बस ये सारी चीजें चलेंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये सारी गैसें क्या होंगी, रिलीज होंगी ना। ये सारी गैसें कहाँ रिलीज होंगी, एयर में रिलीज होंगी, और एयर में रिलीज होकर क्या करेंगी, उसको पल्यूट कर देंगी ना। और मेजर काज कहाँ है ऑफ अर्बन एयर, देखो अर्बन एयर पोल्यूशन, अर्बन का मतलब होता है शहरी, ठीक है। अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरी, शहर में सबसे ज्यादा पोल्यूशन का रीजन ट्रांसपोर्ट ही है, ठीक है। अर्बन का मतलब शहरी होता है, रूरल का मतलब क्या होता है, ग्रामीण, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अर्बन में देखा जाए एयर पोल्यूशन का, तो वो सबसे ज्यादा रीजन ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट का मतलब जो भी चीजें गाड़ियां चलती फिरती रहती हैं उनका, ठीक है। अगला है इंडस्ट्री। आप जो है एयर पोल्यूशन की बात करोगे तो इंडस्ट्री को आप बोल नहीं सकते, क्योंकि जितने भी पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट जो होते हैं वहां से क्या होती है, बहुत सारी गैसेज रिलीज होती हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट, ये सारी चीजें हैं।
जहाँ से क्या होती है, देखो आपने जो है बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट देखा हो, ऊपर से कितनी सारी गैसेस निकलती रहती है ना, वो गैसेस कहाँ पे जाती हैं, एयर्स में ही जाएंगी, इन्वायरमेंट में जाएंगी, उसको क्या करेंगी, पॉल्यूशन कर देंगी, ठीक है, पॉल्यूट कर देंगे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सीमेंट हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, वहां से भी डस्ट और टॉक्सिक गैसेस क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। जैसे बर्निंग बर्निंग एक्टिविटी, जो चीजें जलाई जाती हैं, जैसे कोयले के जलने से, लकड़ी के जलने से, फसल के जलने से, ठीक है, और जो कूड़ा है उसके जलने से क्या होता है, बहुत सारी क्या होती हैं, गैसेस रिलीज होती है ना। गैसेस रिलीज होंगी कहाँ पे, इन्वायरमेंट में, और उसको क्या करेंगे, पॉल्यूट कर देंगे ना, पोल्यूशन कॉज करेंगे। कौन सा पोल्यूशन कॉज करेंगे, एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे, ठीक है, आपके जो हवा है उसको क्या करेंगे, दूषित करेंगे, ठीक है। देखो नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स में उतना ज्यादा आपका जो है नहीं, जैसे कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है, कभी धूल का जो मतलब डस्ट स्टॉर्म का मतलब जो धूल का तूफान आता है, ठीक है, तूफान मतलब तूफान बोले या, हाँ तूफान ही बोल सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन, जो वोल्केनो होता है, वोल्केनो का मतलब ज्वालामुखी, वहां से जब इरप्शन होता है, ज्वालामुखी जब फूटता है, वहां से भी क्या होता है, कुछ गैसेस जो है वो रिलीज होती हैं, ठीक है। ये तो हो गया सोर्स, ठीक है, एयर पोल्यूशन लिखना, उसका सोर्स लिखना, इसमें आप बढ़िया से बढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है, इतना पॉइंट पॉइंट वाइज है इसमें, लेकिन आप बढ़ाना हो तो बढ़िया से बढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो, इफेक्ट्स ऑन एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का इफेक्ट्स पे क्या इफेक्ट, मतलब आपके जो है इंसानों पे, प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही सारी चीजें हैं, ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो आप अगर ऐसे सांस लो जिसमें क्या हो, वह आपके जो एयर है उसमें क्या हो, पोल्यूशन हो, तो सांस लोगे क्या हो, सबसे ज्यादा खतरा किसका रहेगा, रिस्पायरेटरी डिजीज का ना, ठीक है, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, लंग कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकता है, आई में, नोज में, थ्रोट में इरिटेशन हो सकता है, इम्यूनिटी आपकी क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। ये सारी चीजें आपको बना के लिखने का काम है, ये सारी चीजें कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्लांट में जो है येलो हो जाएगा लीफ, इसको बोलते हैं क्लोरोसिस। नेक्रोसिस मतलब होता है डेथ हो जाएगी, जो प्लांट का टिश्यू है उसको क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, यानी कि प्लांट जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी, जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाएंगी ना। और फोटोसिंथेसिस, वही सारी चीजें बार बार आ रही है ना, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। एनिमल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो जाएगी, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। टॉक्सिक एक्यूमुलेशन मतलब उनकी बॉडी में जो है बहुत सारे ऐसे बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन मतलब जो लिविंग थिंग्स के अंदर क्या हो जाएंगे, जो है केमिकल्स इकट्ठा होने लगेंगे ना, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगी, और सीवियर केस में क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है, ठीक है। अब जैसे इतना तो हमने बता दिया, ठीक है, इतना तो हमने बता दिया कि ये सारी चीजें ऐसे हैं, तो अब इसमें जैसे आपको तुमको बढ़ाना है, अब यहाँ पे जो है तुम एक पॉइंट जो है प्रिवेंशन लिख सकते हो, रोकथाम कैसे कर सकते हैं ना। प्रिवेंशन में यही सारी चीजें जो है, जो हमने देखा कॉज क्या है, मतलब सोर्स क्या है, तो जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, तो यहाँ पे बना के अपना लिख दो कि रिड्यूस ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रिड्यूस इंडस्ट्रियल एमिशन ना। अगर आप जो है इंडस्ट्रियल एमिशन से जो है थर्मल पावर प्लांट से उसका जो है कम कर दो, और जो फसलें वसलें जल रही हैं उनको कम कर दो, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रोकथाम में आ जाएंगी, ठीक है, ये बना के लिख सकते हो उसमें आराम से, ठीक है। ये इतना था आपका जो है एयर पोल्यूशन का, ठीक है। एयर पोल्यूशन में इतना हो जाएगा, आप लोग जो है बना के पूरा जो है वो काउंट कर सकते हो, ठीक है। देखो एयर को जो है यहाँ पे कुछ लॉ हैं, कुछ नियम बनाए गए थे, जो कि आपको उसमें पूछा जाता है, इन्वायरमेंटल लॉज, ठीक है। एयर में जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में एक एक्ट आया था, जो कि किस लिए बनाया गया था, ताकि जो एयर पोल्यूशन है उसको क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके और रिड्यूस किया जा सके। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, ये एक्ट पता नहीं कहाँ काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका जो मेन काम था, इसको बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो क्या था, कि जो एयर पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ठीक है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में ये लॉन्च किया गया था। इसका मतलब मकसद था कि जो एयर है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है। इसमें जो की फीचर्स थे, की फीचर इसमें क्या किया गया, बोर्ड को स्थापित किया गया, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल का मतलब क्या होता है, केंद्र, और स्टेट का मतलब आपका राज्य के लिए, दोनों के लिए बोर्ड बनाया गया। तो सीपीसीबी यानी सेंट्रल वाले का क्या था, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना कहाँ पे, पूरे सेंट्रल में, पूरे
कंट्री में, ठीक है, पूरे जैसे देश की बात करें, सेंट्रल का मतलब होता है पूरा केंद्रीय ना, पूरा देश की बात करें, और स्टेट का मतलब बात करें तो जो किसको देखेगा, स्टेट लेवल पे, यानी कि एक सिर्फ राज्य को, ठीक है, जैसे यूपी है तो यूपी को देखेगा, और सेंट्रल वाला है तो पूरे हर एक राज्य को देखेगा, पूरे इंडिया को देखेगा, ठीक है। और ये एडवाइस करता है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर इसको कुछ पूछना हो तो किससे परमिशन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेगा, ठीक है। और एसपीसीबी, एसपीसीबी का मतलब जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो किससे मॉनिटर करेगा, स्टेट लेवल को, देखो वो किसको मॉनिटर करेगा, एयर पोल्यूशन को स्टेट लेवल पे, और ये किससे जो है परमिशन करेगा, इंडस्ट्रीज से, ठीक है, यानी कि मेनली स्टेट लेवल वाले इंडस्ट्री से क्या करेगा, ये परमिशन लेगा। ये एनवायरमेंटल एक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, और एक और बनाया गया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसका भी वही फंडा था, इम्प्रूव करना इन्वायरमेंट को, कंट्रोल करना एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन को, ठीक है। देखो ये जो ऊपर वाला था वो स्पेसिफिक था एयर के लिए, ये क्या था, एयर के लिए स्पेसिफिक था, लेकिन ये वाला जो है सारी चीजों के लिए, चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर हो एंड सॉइल पोल्यूशन हो, ठीक है, उन सारी चीजों के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 1986, ठीक है। यहाँ पे देखो की फीचर क्या था इसका, की फीचर क्या था, वाइड पावर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से जो है वो पावर लेना, जैसे सेट स्टैंडर्ड फॉर इमिशन, इमिशन का मतलब जो रिलीज हो रही है गैसें, इमिशन का मतलब जो गैसेज रिलीज हो रही हैं, ठीक है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया कि इससे ज्यादा जो है गैसेज अमाउंट में जो है वो रिलीज नहीं की जा सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ वर्क नहीं कर रहा आजकल, सारी चीजें अपने उससे चल रही हैं, बस एक्ट बनाया गया था बस दिखाने के लिए। जैसे रेगुलेट इंडस्ट्रियल लोकेशन, जैसे इंडस्ट्री को लोकेट करना ऐसे जगह पे जहाँ पे ज्यादा आबादी ना हो, ठीक है, रेगुलेट करना मतलब जैसे इंडस्ट्री है उसको ऐसी जगह पे रखना कि जहाँ पे ज्यादा आबादी ना हो ना, वो हो जाएगा। कंट्रोल करना हजार्डस सबस्टेंस, हजार्डस सबस्टेंस का मतलब होता है नुकसानदायक जो सबस्टेंस है जो आपके मतलब हेल्थ से, हेल्थ के खिलाफ जो है इंजूरियस है, हानिकारक है, उनको क्या करना, कंट्रोल करना, इसका यही मतलब था। इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड फिक्स किया गया कि जैसे फिक्स लिमिट ऑफ पोल्यूटेंट्स एयर वाटर एंड सॉइल, सॉइल का मतलब मिट्टी, मतलब ऐसा लिमिट सेट किया गया कि जो पोल्यूटेंट्स हैं इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंश्योर किया गया सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट आपके जो है निकल रहे हैं रोज के, देखो वेस्ट प्रोडक्ट आप जो है रोज देखते हो, प्लास्टिक, खाने पीने वाली चीजें, कितनी सारी चीजें जो आप वेस्ट प्रोडक्ट में यूज करते हो, मतलब बहाते हो, ठीक है, उसको कैसे मेंटेन रखना है, वो सारा काम किसका था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का 1986 का, ठीक है। ये सारी चीजें थी जो एक्ट जो है वो पूछा जा सकता है, मतलब अगर आपको जो है एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन में अगर आपको और बना के लिखना है तो आप जो है एयर पोल्यूशन ये एक्ट जो है ये ऐड कर सकते हो, ठीक है, किसी भी पोल्यूशन में एक्ट जो है आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया, एयर पोल्यूशन हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, एक बार पढ़ोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्ट एक बार याद रख लेना, एक्ट में बस वही काम है, सेम चीज। उसके बाद आपका है नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन जो है वो क्या है, अनवांटेड एक्सेसिव साउंड, ठीक है, बहुत ज्यादा साउंड होना जो क्या करता है, डिस्कम्फर्ट कर सकता है, स्ट्रेस कर सकता है, हार्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। जैसे अभी अपने यहाँ तो कम, लेकिन जो शहरों एरिया में होता है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सोर्स देखें तो ट्रांसपोर्ट में रोड चल रहे हैं, ट्रैफिक है, हॉर्न है, रेलवे, एयरक्राफ्ट, यहाँ कुल की वजह से कितना ज्यादा आवाज आती है ना, जिससे जो नॉर्मल जो लोग रहते हैं उनको कितना इरिटेशन होता है ना। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जैसे मशीनें चल रही है, जनरेटर्स चल रहे हैं, उससे जो आसपास की आबादी है उसको जो है बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं पे ड्रिलिंग चल रही है, हैवी इक्विपमेंट जो है वो सारी चीजें यूज की जा रही है, ठीक है, जैसे खुदाई उदाई हो रही है, वो सारी चीजें चल रही है, कहीं कुछ बन रहा है तो हमेशा कुछ आवाज आती रहती है, उससे क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन हो सकता है। सोशल शोर, जैसे हमेशा कोई लाउड स्पीकर, डीजे, फेस्टिवल्स है वहां कुछ हमेशा डीजे कुछ ऐसा बज रहा है, तब भी क्या हो सकता है, आपका जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। फायर क्रैकर्स है, फायर क्रैकर्स मतलब जो फायर क्रैकर्स मतलब वही जो पटाखे वटाखे, डोमेस्टिक है, टीवी हो गया, मिक्सर हो गया, अप्लायंस हो गया, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो क्या कर सकती हैं, नॉइज पोल्यूशन कॉज कर सकती हैं। किसी को पटाखे से पोल्यूशन होता है, इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है इंसानों पे, देखो ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हियरिंग लॉस हो सकता है टेम्परेरी या परमानेंट, स्ट्रेस होता है,
ठीक है, आप ये सोच लो कि अगर आपके सामने बहुत ज्यादा आवाज आ रही है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी, स्लीप डिस्टरबेंस, सही से नींद नहीं आएगी, गुस्से के मारे हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, किसी चीज में काम करोगे तो कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। एनिमल्स में जो है डिस्टर्ब कम्युनिकेशन हो जाएगा, अफेक्ट माइग्रेशन पैटर्न। माइग्रेशन पैटर्न का मतलब होता है एक जगह से जो दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिधर आवाज जा रहेगी उधर थोड़ी जाएंगे। रिड्यूस रिप्रोडक्शन प्रोसेस, वो सारी चीजें रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल इफेक्ट था। ये सारी चीजें अगर आप आवाज आएगी तो खुद ही सोच के वहां पे लिख सकते हो कि ह्यूमंस पे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ज्यादा आवाज आएगी तो हमें सुनाई देना बंद हो जाएगा, गुस्सा लगेगी, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, स्लीप डिस्टरबेंस हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगी, कोई काम करेंगे तो उसमें काम में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब कंट्रोल करना है जो है टेक्निकल मेजर्स, देखो बहुत सारी इसमें इजी इजी चीजें हैं। टेक्निकल मेजर्स करना, जैसे व्हीकल्स में साइलेंसर्स का यूज करना, साउंड प्रूफिंग बिल्डिंग बनाना। ठीक है, नॉइज बैरियर, घर में ऐसे नॉइज बैरियर लगा दो ताकि जो है आवाज जो है ज्यादा ना आए। इन्वायरमेंट मेजर मतलब प्लांटेशन आप ट्रीज करो जो कि साउंड का बैरियर का काम करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे रहेंगे तो उतनी आवाज नहीं आएगी। ठीक है, लीगल मेजर्स क्या कर सकते हैं, जो लाउड स्पीकर है नाइट में उसको बंद कर सकते हैं, यानी कि डीजे उजे को बंद कर देंगे, रात में जो है भाई नहीं बजाने देंगे, हमको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लिमिट कर देंगे नॉइज लेवल को। ठीक है, डेसिबल कंट्रोल, नॉइज लेवल को कम कर देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट लगवाएंगे। ठीक है, ये सारी नॉर्मल सी चीजें हैं जो कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, वो सारी चीजें पता लगे जो है लीगल मेजर्स में हमें पता लगे, किसी के यहाँ शादी वादी है जाके वहां पे जाके लाउड स्पीकर बंद करवा दें, कहेंगे हमें पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये इतना इजी सा है, इसमें याद कर सकते हो। इसमें बस एक बार आपको देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको जो है पोल्यूशन में हो जाएगा, नॉइज पोल्यूशन में। ठीक है, सिंपल सी चीज है, समझ में आ रही है। कुछ है नहीं, एक बार देखना और बना के लिख के आना, सारी हेडिंग हेडिंग देख के आना बस। ठीक है, आपका आ जाता है आपका वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन जो है जितने भी रिवर हो गए, लेक्स हो गए, झीलें हो गई, ग्राउंड वाटर हो गया, उसमें क्या हो जाए, कंटामिनेशन हो जाए। ठीक है, वाटर पोल्यूशन क्या है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडी, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, बाई हार्मफुल सब्सटेंसेज, जो कि क्या करेगा, मेकिंग इट अनसेफ फॉर यूज, जिससे आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आप देख रहे हो अपने यहाँ वैसे ही जितने भी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ग्राउंड वाटर्स हैं, सारी चीजें आजकल क्या है, पोल्यूटेड हैं। आप देख लो हर एक जगह, दिल्ली में कब से चल रहा है कि गंगा जी को हम साफ करेंगे, यमुना जी को हम साफ करेंगे, कोई नहीं कर पा रहा। और सारी चीजें आप जो है देख ही रहे हो, क्योंकि देखो वहां पे हर एक जगह क्या हो रहा है, इंडस्ट्री का सही से कंट्रोल नहीं हो रहा है। जहां भी इंडस्ट्री से जो भी कचरा निकलता है, घरों से जो भी कचरा निकलता है, नालियों से जो भी कचरा निकलता है, वो बड़ी बड़ी नदियों में लाके छोड़ दिया जाता है ना। अब जैसे एग्रीकल्चर हो गया, वहां हर एक जगह से जो भी चीजें निकल रही है वो जाके वाटर में जाके मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, वाटर जो है पॉल्यूटन, वाटर पॉल्यूशन ही तो फैलेगा आपका जो है। यहाँ पे देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, इंडस्ट्री से जो भी केमिकल्स निकल रहे हैं, हैवी मेटल्स निकल रहे हैं। ठीक है, हैवी मेटल्स, लीड हो गया, मरकरी हो गया, ये सारी चीजें जो भी निकल रही हैं वो क्या कर रही हैं, आपके वाटर को क्या कर रही हैं, पॉल्यूशन कर रही हैं। ठीक है, उसको दूषित कर रही हैं। टॉक्सिक इफ्लुएंस डिस्चार्ज इनटू रिवर्स, जो टॉक्सिक जो बाहर इफ्लुएंस का मतलब जो बाहर डिस्चार्ज हो रहे हैं, वो भी क्या करेंगे, आपकी नदियों को गंदा बनाएंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल हो गया, डोमेस्टिक मतलब आपके जो घरेली सीवेज हैं, आपके जो ह्यूमन ह्यूमन वेस्ट हो गया। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, डिटर्जेंट्स हैं जो आप कपड़े वपड़े धोते हो, इन इंक्रीज ऑर्गेनिक लोड, ये सारी चीजें क्या होंगी, वाटर में जाके जब मिक्स होंगी तो उसको क्या करेंगे, पोल्यूटेंट कर देंगे। ठीक है, डोमेस्टिक सीवेज हो गया, एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, फर्टिलाइजर, देखो आजकल खेतों में कितने ज्यादा फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं। ठीक है, वहां खेतों से वो जो है पानी के थ्रू जो है नाइट्रेट्स हो गए, फास्फेट्स हो गए, किस में मिलेंगे, वाटर में जाके मिक्स होंगे, उसको क्या करेंगे, दूषित करेंगे। आजकल कितने पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड का मतलब जो होता है कीटों को जो मारने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स। वो भी क्या करते हैं, वो जो है जब उसमें जाएगा, वाटर में जाएगा, ठीक है, किसी भी नदी में जाएगा तो नदी में जो फिशेज होती हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, उनके लिए नुकसान पहुंचाएगा ना, जितने भी वहां पे इन्वायरमेंट मतलब वहां पे जितने भी जीव जंतु हैं पानी पानी में, उनको क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, और जो ऑयल स्पिल्स हैं, जो नदियों में बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, शिप चलते हैं, जहाजें चलती हैं। ठीक है, फ्रॉम शिप्स हो गया, रिफाइनरीज हो गया, वहां से बहुत सारे ऑयल रिलीज होते हैं। ठीक है,
ऑक्सीजन एक्सचेंज को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो कि वाटर पोल्यूशन को कॉज करने का रीजन है, ठीक है। आप इसमें बना के बढ़िया से लॉन्ग में आया लॉन्ग में आराम से लिख सकते हो, ठीक है। बस इतना लिख दोगे तब भी आपके लिए बहुत हो जाएगा, ठीक है। ये कॉजेज थे, क्या क्या कॉजेज हैं जिससे क्या हो सकता है वाटर पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब इफेक्ट क्या पड़ेगा ह्यूमंस वाटर पोल्यूशन पे, ह्यूमंस पे। देखो आपने पता होगा वाटर से जो है कितनी सारी बीमारियां फैलती है ना, वाटर बॉर्न डिजीज, जैसे कि कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डिसेंट्री हो गया, ठीक है। कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, वही दस्त, ठीक है। टॉक्सिक पॉइजनिंग हो सकता है, जैसे बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं जो इंडस्ट्री से निकल रहे हैं और अगर आपके पानी पीने में आ गया तो क्या हो सकता है, मेटल्स की पॉइजनिंग हो सकती है। एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक मतलब लाइफ मतलब जो जलीय जीव हैं, ठीक है। जो जलीय जीव हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिससे फिश फिश क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो सकती है। बायो एक्यूमुलेशन, जो टॉक्सिन्स है उसका क्या हो जाने लगेगा, एक्यूमुलेशन हो लगेगा, जिससे जो वो टॉक्सिन है जीव जंतु के अंदर जाएंगे, जो जलीय जीव हैं उनके अंदर जाएंगे और उनको क्या करेंगे, किल करेंगे, ठीक है। टॉक्सिन जो है वो इकट्ठा होने लगेंगे किसमें, जो है एक्वाटिक लाइफ में, जो जलीय जीव है ना उसमें क्या होने लगेंगे, इकट्ठा होने लगेंगे, उससे क्या होने उनको डेथ हो जाएगी उनकी, ठीक है। एक्वाटिक लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सेस न्यूट्रिएंट जो है, एल्गल ब्लूम, ठीक है। तो हम इसको बताते हैं जो है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके जो वाटर में, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एल्गल ब्लूम होता है जो है एलगी होता है एक तरह का, ठीक है। वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा एलगी, देखो जब पानी गंदा होता है तो उसमें बहुत सारा काई लग जाता है ना, ठीक है। वही होता है एल्गल ब्लूम जो होता है, वो फिर न्यूट्रिएंट्स को सारा वही खींच लेता है, ठीक है। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स कौन खींच लेता है, जो एलगी होती है, ठीक है, वही काई जिसे बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो आसपास जो तालाब होते हैं वो जब गंदा रहता है तो उसमें बहुत सारा एलगी दिखाई देता है ना ऊपर पूरा तैरता हुआ, ठीक है। और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीजें इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए सबसे बढ़िया इंडस्ट्री को पहले देखो, इंडस्ट्री में जो वाटर वेस्ट निकल रहा है उसको बढ़िया से पहले उसको ट्रीट करो। ट्रीट करने का मतलब उसमें से जो टॉक्सिन्स हो गए, मेटल्स हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, मेटल्स हो गए, इन सारी चीजों को रिफाइन कर दो, रिफाइन करके इनको निकाल दो। और जो क्लीन वाटर है उसको क्या करो आप जो है नदियों में और सारी चीजों पे क्या करो, डिस्चार्ज करो, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है, वो जो ट्रीटमेंट बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वाटर के लिए, उनको जो है इंडस्ट्री में लगाएं, ठीक है, ताकि जो मतलब जो वाटर है उससे जो दूषित पदार्थ है वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए और वाटर जो है तब जाके डायरेक्ट आपके नदी में मिले, ठीक है। डोमेस्टिक मीजर्स हो जाएंगे, आपके जो डोमेस्टिक वाले रीजन से जो घर से घरेलू जो पानी निकल रहे हैं वहां से जो नालियों में ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाया जाए, ठीक है। जिससे वही ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का सेम मोटिव है कि क्या किया जाए, जो मतलब जो दूषित पदार्थ हैं उसको अलग कर दिया जाए और जो वाटर है उसको अलग कर दिया जाए, ठीक है। और प्रॉपर सैनिटेशन किया जाए, सैनिटेशन का मतलब समझ रहे हो ना, साफ सफाई, ठीक है, प्रॉपर साफ सफाई रखा जाए। एग्रीकल्चर में हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा जो आजकल फर्टिलाइजर यूज किए जा रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ऐसी फार्मिंग जिसमें हम बिना किसी दवा के, ठीक है, बिना किसी दवा के किसी चीज को उगाएं, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। जनरल मेजर, जो वेस्ट है, डंपिंग वेस्ट, वेस्ट को डंप ना होने दें कहीं पानी वानी के अराउंड, इकट्ठा ना होने दें, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो पानी रेन मतलब वर्षा के दौरान आ रहा है उसको हम कहीं पे इकट्ठा ना होने दें, ठीक है। और पब्लिक को अवेयरनेस फैलाएं कि जो है क्या कैसे हमको ये सारी चीजें मैनेज करना है। पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा इतना। क्यों अभिषेक, हो जाएगा ना, इसमें कुछ है नहीं। देखो अब यहीं पे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को नापने के लिए कुछ पैरामीटर्स रखे गए हैं जिससे वाटर की क्वालिटी को नापा जाता है, ठीक है। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आपसे जो है पूछेगा नहीं पूछेगा फिर भी आप जो है इसमें वाटर पोल्यूशन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे किसी वाटर का जो है पीएच है, ठीक है। पीएच क्या है, पीएच से हम क्या मेजर करते हैं कि कोई एसिडिक है और एल्कलाइन है वाटर ना,
तो ये जो पीएच का रेंज, ये तो नॉर्मल चीजें, सारी चीजें आप जानते हो। 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, 7 से कम हो जाएगा तो एसिडिक, 7 से ज्यादा हो जाएगा तो एल्कलाइन ना। तो जो आइडियल ड्रिंकिंग वाटर है उसका पीएच 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब ये नॉर्मल सा पीएच है, कौन कौन से पैरामीटर हैं जिससे किसी वाटर की क्वालिटी को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो पहला पीएच हो जाएगा। पीएच जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या करता है, एसिडिटी और एल्कलिनिटी को चेक करता है। जो आइडियल ड्रिंकिंग वाटर है उसका पीएच कितना होना चाहिए, 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद अगला आता है बीओडी। आपने सुना होगा, इसमें जो है वाटर की जो बीओडी है, बीओडी का मतलब क्या होता है, हमेशा चेक किया जाता है कि बीओडी मीटर, बीओडी चेक किया जाता है वाटर की। बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। देखो, आपको पता होगा कि आपके जो वाटर होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। जितने भी चीजें, पेड़ पौधे, मतलब इन सारी चीजों से रिलेटेड हम लोग भी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ठीक है। जो कार्बन से रिलेटेड सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन हो गए, ठीक है। वो सारी चीजें से आपको पता होगा ना, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीजें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ठीक है। तो उसको वाटर को आपके जो पहले से वाटर में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, यानी कि ताकि आपका जो वाटर है वो पोल्यूशन ना फैले उसमें, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस चीज की जरूरत रहती है, ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस चीज की जरूरत रहती है, ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। क्यों जरूरत है, ताकि वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या किया जा सके, तोड़ सके, ठीक है, उसको खत्म कर सके वाटर में। नहीं तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होने लगेगा तो क्या होगा, पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ेगा ना। तो डिफिनीशन देखें तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब ब्रेक करना, ठीक है। किस चीज को ब्रेक करना, ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, जो वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसको जो है mg पर लीटर में जो है नापते हैं। देखो, अगर किसी में वाटर में कह रहा है कि हाई बीओडी है, बीओडी क्या है, हाई है, ठीक है, बीओडी क्या है, हाई है, तो पोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। देखो, हाई बीओडी का मतलब है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें ऑक्सीजन चाहिए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत, यानी कि जितना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो मतलब ये समझ जाओ कि हमें कुछ ज्यादा ही तोड़ना पड़ रहा है ना। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा रहेगा उसको तोड़ने के लिए उतना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उतना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो मतलब उससे हम समझ जाएंगे तो पोल्यूशन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब ले लेंगे, उससे क्या होगा, जो एक्वाटिक लाइफ है, जो जलीय जीव है, वो क्या होने लगे, खत्म होने लगे। देखो यहाँ पे हाई बीओडी, हाई बीओडी का मतलब हाई पोल्यूशन, ठीक है। और जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज, ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा मांग है कि ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, सारे ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले ले रहे हैं। तो जो एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ का मतलब जो जलीय जीव है, ठीक है, जो जलीय जीव हैं वो क्या करेंगे, सफर करेंगे, सफर का मतलब परेशान हो जाएंगे, ठीक है। जलीय जीव क्या हो जाएगा, उनके ऊपर क्या पड़ेगा, उनके लिए कोई ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो क्लीन वाटर होता है, एग्जांपल में देखें, जो क्लीन वाटर होता है उसका बीओडी क्या होता है, लो होता है, ठीक है। क्लीन वाटर में उतने ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसमें क्लीन है तो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें ऑक्सीजन नहीं देना है, ठीक है। और जो सीवेज वाटर होता है, सीवेज वाटर मतलब जो गंदा वाटर होता है, उसका बीओडी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि फिर से बताऊं इसको। देखो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, देखो हमने बताया कि आपके जो वाटर होते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को का काम क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो आपके वाटर में है उनको तोड़ के खत्म करना, और इसके लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को इतना याद रखो, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, पोल्यूशन है, ठीक है।
तो जितना ज्यादा पोल्यूशन रहेगा उतना ज्यादा उसको तोड़ना पड़ेगा ना, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए उतना ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा। सिंपल सी चीज समझो, देखो सपोज यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको किस चीज की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। क्यों जरूरत पड़ेगी, ताकि वो डिकम्पोज कर सके ना, डिकम्पोज कर सके किसको, ऑर्गेनिक मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे सीधे देखो, अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, अगर वाटर में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी ना। ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतना ज्यादा ऑक्सीजन लेगा। अगर जब सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन जो है ले लेगा, तो यानी कि क्या मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो गया है, जिससे क्या हो गया है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर क्या है, पॉल्यूशन ज्यादा हो गया, ठीक है। पॉल्यूशन ज्यादा हो गया जिससे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि हाई बीओडी है, हाई ऑक्सीजन डिमांड है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, तो हाई पोल्यूशन है। ज्यादा पोल्यूशन रहेगा तभी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेगा कि हमको ऑक्सीजन दो, हमें और तोड़ के खत्म करना है, ठीक है। ये है इसमें इतना बढ़िया से इतना याद रखना, हाई बीओडी मतलब होता है हाई पोल्यूशन, ठीक है। अगर हाई बीओडी रहेगा तो ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा, जैसे जो एक्वाटिक लाइफ है वो सफर करने लगे, सफर मतलब उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सफर मतलब समझ रहे हो ना, आप लोग जो है वो लिखते हो एप्लीकेशन, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, वही वाला है, ठीक है। ऐसे ही माइक बंद कर लो। देखो जैसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड था, वैसे ही केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इसको जो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज, इसमें देखो उसमें ऑर्गेनिक मैटर था इसमें, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों है, ठीक है। इसमें भी वही सेम चीज है, बस इसमें क्या रखना, इनऑर्गेनिक मैटर भी आ जाता है, ठीक है। ये चीज अलग है इसमें, ठीक है। ये फास्टर होता है क्योंकि इसमें दोनों चीजों को हम टेस्ट कर सकते हैं, तो ये फास्टर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्लूड्स बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर, दोनों को इंक्लूड करता है। अब ये क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अभी इसका क्या मतलब होता है, देखो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो आपके इन्वायरमेंट में क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डिग्रेड होके मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपने कोई वेजिटेबल लिया, उसको फेंक दो तो क्या होता है, सड़ के खत्म हो जाता है, ठीक है, वो डिग्रेड होके खत्म हो जाता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का सबसे बड़ी एग्जांपल है प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक क्या होता है, जितने भी दिन पड़ा रहेगा वैसे ही रहेगा ना, डिग्रेड होगा वो, आपके इन्वायरमेंट में डिग्रेड होगा, नहीं डिग्रेड होगा, ठीक है। वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो इन्वायरमेंट में डिग्रेड नहीं होते हैं, वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है आपका सीओडी है, सीओडी वैल्यू जो होता है वो ऑलवेज हाइयर होता है बीओडी से, ठीक है। ये वही सेम चीज है, सीओडी बीओडी और पीएच, ये क्या हो जाएंगे, वाटर के जो पैरामीटर्स है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है, ये हैं आपके इसमें, ठीक। इतना हो जाएगा। अब आगे का है आपका जो है सॉयल पोल्यूशन, ठीक है। कुछ इसमें थोड़ी चीजें और हैं और सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सॉयल पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन क्या होता है, सिंपल सी चीज है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या है, कंटामिनेशन ऑफ सॉइल बाय हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है। सॉइल जो मिट्टी होती है उसमें जो पोल्यूशन आजकल जो बहुत ज्यादा केमिकल यूज करना, वेस्ट प्रोडक्ट के आना, ठीक है, जैसे कंटामिनेशन ऑफ सॉइल बाय हार्मफुल केमिकल बेस्ड और पोल्यूटेंट्स, जो क्या कर सकता है, मिट्टी की फर्टिलिटी को कम कर देगा, उर्वरकता को कम कर देगा, जो पैदावार है उसको कम कर देगा, और उसमें जो हार्मिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको भी क्या कर देगा, हार्म करेगा, ठीक है। जैसे जो केचु आजकल देखो मिट्टी में जो है, जो आपका जो अर्थवार्म होता है ना, अर्थवार्म जिसे क्या बोलते हैं, केचुआ ना,
उसका देखो वो सारी चीजें अब क्या हो गई हैं, कम हो गई है ना, क्योंकि दवाइयाँ इतनी ज्यादा यूज होती हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये सब किल हो जा रहे हैं ना, इन्हें किसान का दोस्त भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें सॉइल पोल्यूशन की वजह से इनकी जो फर्टिलिटी है उस वो भी कम हो जा रही है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मिट्टी में वो भी क्या हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं ना। कौन कौन से रीजन है सॉइल पोल्यूशन के? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, एक से देखो फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज करना, कीटनाशक का बहुत ज्यादा यूज करना, यहाँ पे देखो पेस्टिसाइड, मतलब पेस्टिसाइड का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे पेस्टिसाइड, पेस्ट का मतलब होता है, सॉरी खरपतवार, ठीक है। पेस्ट का मतलब होता है खरपतवार, ठीक है। यहाँ पे इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट मतलब कीट पतंगों को खत्म करना, हर्ब का मतलब कुछ जो झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जो घास वास को मारने के लिए काम करते हैं, ठीक है, हर्बिसाइड्स हो जाएंगे। इनका बहुत ज्यादा यूज करने से क्या हो जाएगी, मिट्टी की जो उर्वरकता होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर मिट्टी में क्या हो रहा है, बहुत लंबे समय तक इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहे हैं, केमिकल्स हो जाएंगे, हैवी मेटल्स हो जाएंगे, उसकी वजह से अनट्रीटेड वेस्ट हो जाएगा, वो जाके एक डंपिंग मतलब इकट्ठा कर दो जाके वहीं पे, उससे क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से मिट्टी क्या हो जाएगी, पोल्यूटेड हो जाएगी। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल होगा, जैसे देखो प्लास्टिक आजकल सबसे बड़ा है, पॉलीथीन हो जाएगा, पॉलीथीन वही पन्नी, गार्बेज मतलब कूड़ा हो जाएगा। नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट एक्यूमुलेशन, नॉन डिग्रेडेबल वही जो डिग्रेड नहीं होते हैं, नॉट डिग्रेड इन इन्वायरमेंट, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ऑयल स्पिल्स हो गया, लीकेज हो गया, कंटामिनेट सॉइल न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो कंटामिनेट हो जाएगा, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो जाएगा, जो जहाँ पे न्यूक्लियर एक्टिविटीज होती हैं, जहाँ पे ये न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जहाँ पे चलते हैं, वहां से बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं जो क्या करते हैं, आपकी मिट्टी को जो है पल्यूटेंट कर देते हैं, ठीक है, जिससे उसकी उर्वरकता क्या हो जाती है, फर्टिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपकी मिट्टी पे, जो सॉइल होगी उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, सॉइल की जो पीएच है, मिट्टी का जो पीएच होना चाहिए वो खत्म हो जाएगी। जो फसल है, फसल की जो प्रोडक्टिविटी है, फसल की जो प्रोडक्टिविटी है, जो पैदावार है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। फसल की जो पैदावार है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्लांट पे जो है ग्रोथ में जो है वो स्लो हो जाएगा, पुअर ग्रोथ हो जाएगा, टॉक्सिक केमिकल जो है वो प्लांट के अंदर इंटर करेंगे, और आप उसे आप खाओगे तो आपके अंदर भी वो इंटर करेगा ना, ठीक है। ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस, देखो फूड चेन, फूड चेन का मतलब देखो, फूड चेन वही होता है, जैसे आपने प्लांट है, प्लांट को जो है आपने खाया, ह्यूमन ने खाया, ठीक है। अब जो प्लांट में जो टॉक्सिन था वो प्लांट से निकल के कहाँ पे आ जाएंगे, ह्यूमंस में आ जाएंगे ना, ठीक है, ये आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। हेल्थ प्रॉब्लम है, कैंसर, पॉइजनिंग, ये सारी चीजें आजकल क्यों हो रही हैं, क्योंकि इतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। ऑन एनिमल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन होने लगेगा बॉडी में, सीवियर केस में क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, रोकथाम क्या कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की यूज करो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब जो आप जो है कंपोस्ट या मैन्योर, जो खाद जो नेचुरल बनी है, ठीक है, जो नेचुरल, जैसे जो काऊ के डंग से बनता है ना, काऊ के डंग मतलब जो गोबर से बनती है, उन सारी खाद का यूज करें, या जो हमारे घर में जो डिग्रेडेबल चीजें बच रही हैं, जैसे जो खराब सब्जियां हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को एक जगह ला के इकट्ठा करते रहो, ठीक है, उनसे खाद बनाओ, उसका यूज करो। जो केमिकल पेस्टिसाइड है, केमिकल्स पेस्टिसाइड का उसका यूज कम कर दो। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल है, वेस्ट का जो है प्रॉपर सही से डिस्पोज करो, मिट्टी में इधर उधर मत फेंको। जो कोई भी मटेरियल है उसका रिसाइकलिंग करो, सही से यूज करो रिसाइकलिंग का, ठीक है। एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ पौधे जो है उनको जो है मतलब लगाओ, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है हटाना, ठीक है। और एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधों को यानी कि वन को लगाना, ठीक है। न्यू नए फॉरेस्ट का जो है इस्टेब्लिशमेंट करना क्या होता है, एफॉरेस्ट मतलब एफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है, नए प्लांट्स का। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है काटना, जंगलों को काटना, ठीक है। बायो रिमिडेशन, माइक्रोब ऐसे जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, उनको क्लीन सॉइल में जो है यूज करना। माइक्रोब्स ऐसे बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में आपको पता होगा, आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने लैक्टोबैसिलस हमारी बॉडी में होता है ना, ह्यूमंस में होगा ना, ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन वाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं मिट्टी में, ठीक है, उसका यूज करना, ठीक। ये हो जाएगा आपका सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें।
इसके बाद कल पढ़ाई है। इसके बाद कल थोड़ा सा और रुक जाओ, बस 5 मिनट, एक चीज और कवर कर दें बस। यहाँ पे अगला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब कोई भी जो सॉलिड चीजें आपके घर से या कहीं से भी जो कूड़ा कचरा निकल रहा है, ठीक है, उसको सही से मैनेज करके कहाँ पे फेंकना है, कहाँ पे रखना है, उसको कैसे मैनेज किया जाना, वही क्या होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, सिस्टमिक कलेक्शन, ट्रीटमेंट और उसको डिस्पोज करना सॉलिड वेस्ट टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है, जिससे क्या हो सके हम इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको क्या कर सकें, कम कर सकें, ठीक है। रिड्यूस का मतलब क्या हो जाएगा, कम कर सकें, ठीक है। जैसे जो भी चीजें हैं उसको हमको सिस्टमिक तरीके से फेंकना है, कहाँ रखना है, सही से ट्रीटमेंट उसका करना है, कहाँ पे डिस्पोज करना है, वो सारी चीजें को सही से करना क्या होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ताकि जो एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या हो जाए, कम हो जाए ना। जैसे कौन कौन से सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं, जैसे हमने बताया बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो इन्वायरमेंट में डिग्रेड हो सकते हैं ना, जैसे फूड हो गया, वेस्ट हो गया, पेपर हो गया, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, इजिली ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं ना। और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया, ग्लासेज हो गए, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं नॉन, ये जो है डिग्रेड नहीं होते हैं, तो वो इजिली डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। हजार्डस वेस्ट क्या होते हैं, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, जैसे सिरिंज विरिंज हो गया, ठीक है, केमिकल्स हो गए, जिसको क्या होता है स्पेशल हैंडलिंग की जरूरत रहती है, ठीक है, इसको सही से एक जगह और प्रॉपर ढंग से रखने की जरूरत होती है ना। जैसे सिरिंज हो गया ना, जो जो जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको सही से रखना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, इसको स्पेशल हैंडलिंग की जरूरत होती है, ठीक है। अब हमें मेथड का कैसे यूज करना है, कौन कौन से रिसाइकलिंग, ठीक है, कौन कौन से मेथड है वेस्ट मैनेज कर रिसाइकलिंग करना, जैसे कोई भी मटेरियल है उसको हम रीयूज कर सकें, जैसे प्लास्टिक है अगर हम उसको रखे हैं घर पे तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं कहीं हमें कोई और जगह यूज कर सके हम उसको, ठीक है। प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, मेटल्स हो गए, इन सारी चीजों को कहीं और जगह पे सही से फिर से यूज कर सकें, ठीक है, उसको हम रिसाइकलिंग करें ताकि वो इन्वायरमेंट में जाके आपको जो है कहीं पे फेंके ना उसको, ठीक है। कंपोस्टिंग हो जाएगा, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको खाद में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, जैसे जो ऑर्गेनिक चीजें पैदा हो रही है ना, हमने बताया जो सब्जी वब्जियां हैं वो सारी चीजें जो कूड़ा कचरा निकल रहा है इस सारी चीजों में वेस्ट निकल रहा है उसको क्या करें हम खाद के रूप में चेंज कर लें, ठीक है। जो और है इंसिनेशन। इंसिनेशन का मतलब जो वेस्ट है उसको जो है बर्न करना, जिससे उसका वैल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो जहाँ पे हम रख रहे हैं कहीं पे फेंक रहे हैं उसका जो है जैसे जला देंगे तो राख ही बचेगा उतना, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा वैल्यूम कम हो जाएगा, लैंड फिल हो जाएगा। वेस्ट जो है उसको किसी जमीन पे क्या कर दें, दफना दें, ठीक है, दफना दें का मतलब कहीं गड्ढे में जाके दबा दें, ठीक है, ताकि इधर उधर ना हो, ठीक है। तो इसमें जो 3R प्रिंसिपल यूज होता है उसमें क्या कर दें, कौन कौन सी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, रिड्यूस कर दें, कोई भी वेस्ट है उसका हम कम, ऐसा सोचें कि वेस्ट प्रोडक्ट कम निकले आपके जो है घर से कहीं से भी, वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाए रिड्यूस हो जाए। अगर प्रोडक्ट यूज भी हो मतलब तो उसको हम ये चाह सकते हैं कि इसको हम रीयूज कर सकते हैं, रीयूज करने का मतलब उसको हम फिर से यूज कर सकें, ऐसा अगर जैसे कोई चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं उसको ऐसे ही ना फेंकें, ठीक है, रिसाइकिल करना, ठीक है, कन्वर्ट करें उसको कोई नए प्रोडक्ट में, जैसे प्लास्टिक है अगर हम कोई ऐसी टेक्निक यूज करें ताकि उसको हम नए प्रोडक्ट्स में हम जो है कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। ये सारी चीजें 3R प्रिंसिपल है, रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप कौन कौन से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कलेक्ट करना वेस्ट गदर्ड फ्रॉम होम, चाहे घर है वहां से हम क्या करें इकट्ठा करें, गदर्ड का मतलब इकट्ठा करें, ठीक है, ठीक है, वो हो जाएगा सेग्रीगेशन। अब उसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अभी हमने बताया बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, उसको अलग अलग करना, यानी कि जो प्लास्टिक है और जो खाद टाइप में जो सब्जियां हैं उसको क्या करें हम अलग अलग करें, ठीक है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग करें और उसको ट्रांसपोर्ट करें जहाँ पे हमें ट्रीटमेंट दें, ट्रीटमेंट साइट का मतलब जहाँ पे भी हमें रखना है, खाद बनाना है, क्या करना है, दफनाना है, वो सारी चीजों को हम उसको ट्रांसपोर्ट करें, उसके बाद ट्रीट करें उसको, ठीक है, कंपोस्टिंग करना है, खाद बनाना है या रिसाइकलिंग करना है वो करना है, डिस्पोजल मतलब लैंडफिल करें, लैंडफिल या इंसिनेशन उसको जलाना है या उसको दफनाना है, वो सारी चीजें ये स्टेप्स होती हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। तो कोई भी सॉलिड वेस्ट है, वेस्ट का मतलब जो खराब पदार्थ हैं वो निकल रहे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है।